ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 पार्ट 5। क्योंकि गाइज हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद पार्ट 5 से आना। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। गाइज आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी लेक्चर को मिस मत करना और एंड तक देखना। ओके, तो गाइज चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ये आखिर में स्टॉक क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? गाइज नाम से ही मालूम चल रहा है, स्टॉक का मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास अगर कुछ भी है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो वो हमारा क्या स्टॉक, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो अगर इसका आप डिफिनेशन गाइस अगर देखो तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई भी चीज अगर आप मेजर कर पा रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि भाई वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी भाषा में याद रखना, किसी भी चीजों को अगर आप मेजर कर पा रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो उस क्वांटिटी को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू गाइस अगर मैं बताता हूं कि 2026 1 जनवरी में आपके बैंक अकाउंट में लेट सपोज 2000 रुपीज या फिर 20,000 रुपीज है। 1 जनवरी मतलब मैंने आज ही कैलकुलेट किया कि भाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 1 जनवरी में आपके अकाउंट में कितना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली 10 जनवरी को कितना है, तो मैं वहां पे फिक्स कर रहा हूं ना, फिक्स कर रहा हूं कि भाई उस पर्टिकुलर डेट में मतलब उस पॉइंट में कितना आपके पास मनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्टॉक। दैट इज कॉल्ड एज ए स्टॉक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। So all such values are stock values and these are measured at a specific point of time. ठीक है, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो किसी भी एक टाइम पीरियड में। ठीक है, चाहे आज मेजर करो या कल मेजर करो या 1 साल बाद मेजर करो, आप मेजर कर रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। जैसे ये वाला एग्जांपल कि 1 जनवरी को कितना पैसा था आपके अकाउंट पे, तो 1 जनवरी को आपके पास 20,000 रुपया था। तो 1 जनवरी ही आपके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली 10 जनवरी को कितना पैसा है आपके पास, सो दैट इज आल्सो स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो मेजर्स कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, उसके बाद अदर एग्जांपल गाइस देखते हैं, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी भी क्या है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब पूरे इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई हो रही है, अगर आपको जानना हो कि भाई आज के टाइम में मतलब अब आज के डेट में कितना फ्लो हो रहा है तो आप निकाल सकते हो। तो वो भी हमारा क्या है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, कैपिटल भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी भाषा में आप बोलना कि स्टॉक का मतलब वो चीज होता है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर पा रहे हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर पा रहे हो एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे ये वाला इनकम, तो मैंने एक स्पेसिफिक टाइम जोड़ दिया कि भाई इस टाइम में कितना है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिंपल, डन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब गाइस आता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का क्या मतलब होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले इसका एक बार हम लोग डिफिनेशन पर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके मीनिंग पे। तो फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल गाइस, इनकम। तो इनकम क्या होता है, पर मंथ होता है ना, पर डे तो इनकम नहीं होता है। तो पर मंथ, पर मंथ मतलब 1 से लेकर 30 तक या फिर 31 तक। तो ये क्या है, कुछ टाइम पीरियड है ना, कुछ टाइम पीरियड है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर कर पा रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन हम उसको कहते हैं कि वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर उसको मेजर करोगे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो वो स्टॉक है, बट अगर उसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हो तो वो हमारा फ्लो है। हमारा क्या है, फ्लो है, सिंपल सी भाषा में।
तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से अगर मैं देखूं, यू मे रिसीव 1500 पर मंथ एज अ पॉकेट मनी। तो आपको पॉकेट मनी कितना मिल रहा है? 1500 पर मंथ, पर मंथ। तो पर मंथ क्या होता है? 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होता है ना, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइस कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। इसलिए जो हमारा इनकम जो है वो हमारा कौन सा होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लो का मतलब ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हो तो हमारा फ्लो है। उसके बाद यू मे स्पेंड 50 एवरी डे इन द स्कूल कैंटीन। एवरी डे यू आर स्पेंडिंग, so that is also a what? Interval is there, means over a period of time. So every day you are going and you are spending. Okay, so every day you are going and you are spending, every day you are going and spending. So this is also a flow concept. ठीक है, तो फ्लो में मतलब हो गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई भी चीज का अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू मे अर्न 4% इंटरेस्ट, 4% ईयरली इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट्स ऑफ 10,000 या फिर 1 लाख रुपीज, जो भी है। तो इंटरेस्ट भी क्या होता है? आपको पर मंथ मिलता है या फिर पर ईयर मिलता है, तो वो भी तो है ना टाइम। टाइम है कि नहीं है? कि चाहे 1 मंथ हो चाहे 1 ईयर हो, तो है ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना। तो जहां पे भी टाइम पीरियड आ जाए, जहां पे भी टाइम पीरियड आ जाए तो समझ जाना वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, सिंपल। ओके, उसके बाद हम मूव करते हैं कि ऑल दीज वैल्यूज और क्वांटिटीज आर ऑफ फ्लो एज दिस आर मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम। गाइस याद रखना एक ट्रिक से, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर या डे या पर मंथ या पर ईयर, तो समझ जाना वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि ये जो सारी जो चीज है ना, आवर हो गया, डे हो गया, ये बेसिकली मेजर करता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइस किसका कॉन्सेप्ट है? फ्लोस का कॉन्सेप्ट। डन, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखना, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारे आपका जो है फ्लो वेरिएबल होता है। ये सब कुछ सोचो यार, इनकम, इनकम क्या होता है आपका? पर मंथ होता है। एक्सपेंडिचर भी क्या होता है आपका? पर वीक होगा या पर मंथ होगा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ गया। एक्सपेंडिचर भी चाहे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने कितना खर्च किया, तो यहाँ पे भी आ गया ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली प्रोडक्शन, तो आप एक दिन में या 1 घंटे में या 1 ईयर में या 1 वीक में आपने जो है कितना प्रोडक्शन किया, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी हमारा कौन सा टॉपिक है? फ्लो का टॉपिक है। फिर उसके बाद कंजम्पशन, आपने कितना कंज्यूम किया 1 वीक में, 1 मंथ में, तो यहाँ पे भी क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑल दीज आर द नोटेबल एग्जांपल ऑफ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ऑफ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गाइज याद रखना, स्टॉक का मतलब होता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो वो हमारा फ्लो है, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो हमारा कौन सा टॉपिक है? स्टॉक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। डन, ओके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है बोर्ड लेवल के एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड द फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक मैंने बताया ना कि स्टॉक का मतलब होता है कि वो मेजर किया जाता है, मतलब उस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बट फ्लो क्या होता है? वैसी क्वांटिटी जब आप उसको मेजर करोगे तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। बट स्टॉक क्या था? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब सेकंड है स्टॉक इंपैक्ट फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ द कैपिटल और द ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस। भाई आप खुद सोचो ना गाइस, इनकम क्या है आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका इनकम ज्यादा से ज्यादा होगा तो कभी भी आप जाके जो है उस इनकम को आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो आप निकालोगे भी ज्यादा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब है कि अगर ज्यादा फ्लो होगा तो ज्यादा आपका स्टॉक भी होगा।
तो वही चीज है कि स्टॉक जो है इंपैक्ट करता है फ्लो को और फ्लो भी इंपैक्ट करता है स्टॉक को। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज है, तो अगर आप निकाल ली 80,000 तो कम बचा ना, बचा कि नहीं कम। तो वही चीज है कि स्टॉक इंपैक्ट करता है फ्लो को। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, आपने 80,000 रुपीज निकाल लिया तो ओनली बचा ओनली 20K। सिमिलरली अगर आप निकालोगे 10,000 तो रिमेनिंग कितना बचेगा 90K। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है ना, ये हमारा क्या स्टॉक है जो आप निकाल रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितना बच रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो। तो इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो इंपैक्ट करता है फ्लो को, एंड सिमिलरली फ्लो भी इंपैक्ट करता है स्टॉक को, फ्लो भी इंपैक्ट करता है स्टॉक को। ओके, तो ये आपका जो है डिफिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स। नाउ यहाँ पे कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सडनली आज बताओ क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, टाइम डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या टाइम की जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, बट यहाँ पे कोई भी टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट यहाँ पे टाइम इन्वॉल्वमेंट है। टाइम का मतलब पर आवर हो गया, पर मंथ हो गया, पर ईयर हो गया, यहाँ पे ये सब चीजें रहती है, बट यहाँ पे नहीं रहती। डन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो आपका मीनिंग के बेसिस में हो गया। दूसरा हो गया कि भाई अगर स्टॉक जो है वो इंपैक्ट करता है फ्लो को, और सिमिलरली फ्लो इंपैक्ट करता है स्टॉक को। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही वाला इनकम वाला आप ले सकते हो। ठीक है, कि अगर आपके बैंक अकाउंट में लेट सपोज अगर आपका इनकम पर मंथ 1 लाख रुपीज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करोगे ना। लेट सपोज दूसरा केस, अगर आपका इनकम ओनली 10,000 पर मंथ होता तो आप कम निकालते ना। तो अगर आपका फ्लो ज्यादा होगा तो आपका स्टॉक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप स्टॉक अगर आपका ज्यादा है तो फ्लो भी इंपैक्टेड होगा। तो एक दूसरे को वो क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक इंपैक्ट फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट स्टॉक। और थर्ड हो गया कि यहाँ पे कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका टाइम डायमेंशन होता है। पर ईयर हो गया, पर मंथ हो गया, या फिर पर वीक हो गया, तो ये सब आपको टाइम डायमेंशन दिया हुआ रहता है। देन ओके, तो गाइस वही चीज यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे वेल्थ हो गया गाइस, वेल्थ भी हमारा क्या है, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, population of a country, this is also a stock concept. Similarly bank deposits, this is also a stock concept। क्योंकि ये क्या है सारा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे बोलते हो ना कि भैया हमारे जो है देश की आबादी 140 करोड़ है, तो उसको जो मेजर किया गया है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आप वो बोल रहे हो ना। भले उस डेटा को कलेक्ट किया गया 10 ईयर्स लगा होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, बट जो आया, जो रिजल्ट आया, तो दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है। फ्लो का मतलब हो गया जैसे इनकम हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन गाइस याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आप कितना कैपिटल फॉर्म कर रहे हो पर ईयर, पर मंथ, तो दैट इज आल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका, पर मंथ हो सकता है या पर ईयर हो सकता है, तो दैट इज आल्सो कम्स अंडर द फ्लो कॉन्सेप्ट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक जो इंपैक्ट करता है फ्लो को, और फ्लो इंपैक्ट करता है स्टॉक। ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला है कि वेल्थ, तो मैंने बताया ना कि वेल्थ गाइस क्या होगा, स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा। तो याद रखना वेल्थ हमारा कौन सा है, अपना आंसर भी नीचे में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि वेल्थ हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना जमीन जायदाद है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में। कोई भी अगर पूछता नहीं कि भाई आपका बताओ आपका औकात कितना है, कितना वेल्थ है आपका, तो आप बोलते हो ना कि भाई मेरे पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वेल्थ। सो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर गाइस आ गया, तो मैंने बताया ना कि जहां पे भी एक्सपेंडिचर आएगा, या फिर इनकम आ जाए, या फिर कंजम्पशन आ जाए, या फिर प्रोडक्शन आ जाए, तो ये सारा जो ये जो चारों टर्म्स है ना, ये चारों टर्म्स आपका क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो एक्सपेंडिचर आ गया, तो एक्सपेंडिचर चाहे आप पर मंथ करोगे, या फिर पर वीक,
या पर डे के हिसाब से, so that will also a flow concept, that will also a flow concept. Similarly, number of birth, नंबर कितना बर्थ हुआ, ठीक है, एक ईयर में या एक मंथ में। ऐसे आप थोड़ी ना बोलोगे कि भाई हाँ रैंडमली कि भाई 10 बर्थ हुआ। कब हुआ, आज हुआ या फिर एक वीक में हुआ या फिर एक ईयर में हुआ, कब हुआ, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी गाइस हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। सिमिलरली इनकम, मैंने बताया ना कि भाई जहां पे भी इनकम दिखे समझ जाना कि वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट जहां पे भी दिखे समझ जाना कि वो हमारा कौन सा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। फिर वाटर इन दी ओवरहेड टैंक, मतलब ये टैंक है, इस टैंक में वाटर जमा हुआ है, तो ये कौन सा होगा, स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा, स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा, बताओ। मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, ये पानी निकल नहीं रहा है, जस्ट जमा है, मतलब स्टॉक किया हुआ है पानी, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हमारा क्या कौन सा होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। सिमिलरली गाइस यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पर ईयर होता है, ठीक है, पर कैपिटल फॉर्मेशन भी जो है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलरली इस तरह से गाइस काफी सारे क्वेश्चंस है, आंसर भी यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले आप एक बार खुद से इसको ट्राई करना, फिर उसके बाद आप आंसर देखना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट आपको गाइस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी। गाइस याद रखना, पूरे इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, टोटल 4 सेक्टर होता है। पहला है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। तो गाइस हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब हो गया कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है किस चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को। तो द आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो याद रखना, इट इंक्लूड द कंज्यूमर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है, बट ये क्या है, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाइस हमें पता है ना 4 फैक्टर होता है, अगर आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए, मतलब पहला आपका हो गया लैंड हो गया, फिर उसके बाद लेबर हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर हो गया। तो ये हमारा 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए, तभी आप किसी भी चीज को कर सकते हो, मतलब बिजनेस कर सकते हो या फिर कोई भी चीज आप इजिली कर सकते हो। तो आप याद रखना, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस, डन। तो ये इसका ऑनर होता है, ठीक है। सो हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला क्या हो गया कि हाउस होल्ड क्या कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि हाउस होल्ड किसका ऑनर है, इस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है। लैंड का ऑनर है, कैपिटल का ऑनर है, ठीक है, लैंड हो गया, लेबर, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो लेबर को सप्लाई करता है। सिमिलरली हाउस होल्ड ही लैंड को रेंट पे देती है, अगर हाउस होल्ड लेबर देगा तो उसे क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। अगर के बाद कैपिटल, अगर ये कैपिटल देगा, कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, मशीन कुछ भी बोलो, तो उसके बदले इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। फिर एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर उसका अगर दिमाग अगर वो देता है, ठीक है, तो उसके बदले इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो दीज आर दी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और इसका ऑनर कौन है, हाउस होल्ड, इसका ऑनर कौन है, हाउस होल्ड। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर इसमें इंक्लूड होती है ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, इकोनॉमी में जो भी चीज प्रोड्यूस की जा रही है, ऑल दी प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द एंटायर इकोनॉमी द यूज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड गाइस समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, जब वो कोई चीज बना रहा है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है,
बट बनाने के लिए उसे क्या यूज करना होगा, उसे यूज करना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होता है, हाउस होल्ड होता है। ठीक है, तो याद रखना हाउस होल्ड सेक्टर जब भी अगर कोई चीज बनाता है तो उसे यूज करना पड़ता है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसे यूज करना पड़ता है। क्योंकि गाइस अगर लैंड ही नहीं रहेगा, लेबर ही नहीं रहेगा, कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो भाई तुम कैसे सामान बनाओगे यार। हमें पता है कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका मालिक कौन है, हाउस होल्ड है। अगर तुम्हें कोई चीज बनाना है तो ये चीज तो चाहिए, इसको यूज करके ही तुम जो है यहाँ पे आ सकते हो, प्रोड्यूसर पे आ सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे है। डन। फिर उसके बाद मूव करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आता है, इट इंक्लूड दी गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। देखो गाइस, मार्केट जो है ना वो डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पे। मतलब कि फर्म वही चीज बनाएगा जो उसके लिए प्रॉफिट है, वो कभी भी वेलफेयर के लिए नहीं सोचता है। बट वी नो कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है जहाँ पे गवर्नमेंट हमें रूल करती है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई हम वेलफेयर के लिए जो है सामान्य बनाए। तो गवर्नमेंट हर हमेशा वेलफेयर के लिए चाहता है। जैसे फूड जो है, फ्री फूड हो गया, या फिर कम दाम में आपको फूड जो है प्रोवाइड करवाता है, सब्सिडीज देता है ताकि आप उस सामान को जो है कंज्यूम कर सको। क्यों, क्योंकि वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी खर्च करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब हो गया गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है रिलेटेड टू वेलफेयर के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है एज अ प्रोड्यूसर भी काम करता है। प्रोड्यूसर का मतलब गवर्नमेंट खुद जो है कोई चीज बना के पब्लिक को पहुंचाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है हमारा इकोनॉमी में काम होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। लेट्स सपोज 100 रुपया का एक्सपोर्ट किया, 80 रुपीज का इंपोर्ट किया, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना का हुआ, 20 का हो गया। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सेक्टर। तो याद रखना पूरे इकोनॉमी में ओनली 4 सेक्टर ही वर्क करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। इस तीनों सेक्टर से ही जो है हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ पता चलती है, मतलब जीडीपी पता चलती है। Got it? तो एक बार गाइस मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं कि पहला होगा आपका हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। गुड्स एंड सर्विसेज को इट इंक्लूड द कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और प्लस वो जो है किसका ऑनर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का ये मालिक है। फिर उसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर अगर कोई भी चीज को प्रोड्यूस करता है तो उसे किसकी हेल्प लेना होगा, हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब इस वाले को उसको हेल्प लेना होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हेल्प लेना होगा। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है एक प्रोड्यूसर की तरह काम करता है, बट उसका काम क्या होता है, वेलफेयर होता है कि सोसाइटी को जो है एक जस्टिस दे, ठीक, वेलफेयर तक पहुंचाए। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड कि भाई अगर कोई सामान नहीं है तो उसको इंपोर्ट कर लो, अगर कोई सामान ज्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी में, ये 4 सेक्टर ही है हमारी पूरी इकोनॉमी में। डन। यहां तक तो गाइज कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप इस पिक्चर्स को गाइज ध्यान से देखो। इस पिक्चर्स में दिया हुआ है कि 4 सेक्टर वही वाला चीज, ये हमारा हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर। ये हमारा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। ये आपका हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। तो भाई आप खुद सोचो यार, हाउस होल्ड सेक्टर ये किसका ऑनर है, लैंड का, लेबर का और कैपिटल का और एंटरप्रेन्योर का। और ये फैक्ट्री है, मैंने क्या बताया कि इसको क्या क्या चाहिए, इसको भाई चाहिए लैंड, चाहिए लेबर, चाहिए और कैपिटल चाहिए, तभी ये गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज ये जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये लेबर उठ के इधर जाएगा, अगर इसे लेबर की जरूरत है तो ये लेबर उठ के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे काम करेगा, इसके बदले उसको क्या मिलता है, वेज। तो लेबर के बदले उसको क्या मिलेगा, वेज। डन। सिमिलरली अगर उसको लैंड चाहिए रेंट पे, बट हमें पता है कि भाई
ऑनर कौन है? ऑनर तो हमारा हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड अगर उसको लैंड देगा तो ये उसको क्या देगा? रेंट देगा। ये इसको क्या देगा? रेंट देगा। लैंड के बदले क्या देगा? रेंट देगा। ठीक है। अगर ये इसको कैपिटल देता है, अगर ये इसको कैपिटल देगा, पैसा वगैरह देगा, तो उसके बदले इसको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। तो वही चीज, ये साइन जो है ना, ये बेसिकली ये वाला साइन दिखा हुआ है कि ये दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है। ये क्या दे रहा है इसको? फैक्टर सर्विस दे रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट कर रहा है। ठीक है गाइस, ये वाला कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको क्या दिया? लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर सर्विसेज। अब उसके बदले जो उसको पेमेंट जो मिल रहा है ना, लैंड के बदले रेंट मिल रहा है, लेबर के बदले वेज मिल रहा है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर पेमेंट। ठीक है। एक साइड आपका फैक्टर सर्विस हो गया और इधर आपका फैक्टर पेमेंट हो गया। फैक्टर पेमेंट हो गया। डन। ओके। अब गाइस गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर इधर है। अब गवर्नमेंट को चाहिए क्या? टैक्स। तो टैक्स कहां से कलेक्ट करेगा? एक तो आपका हाउस होल्ड सेक्टर से ये टैक्स कलेक्ट करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर से भी। फिर उसी पैसे को वो यूज करेगा डिफरेंट सब्सिडीज के लिए, डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस कि आप ध्यान से अगर देखो तो ये अपने आप में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। हर सेक्टर अपने आप से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। इस पिक्चर के थ्रू गाइस, ये इसको फैक्टर सर्विस दे रहा है, ये इसको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, बट अब ये इससे टैक्स वसूलेगा, इससे भी टैक्स वसूलेगा, फिर वही पैसा को यूटिलाइज करके फिर हाउस होल्ड को देगा, फिर इसको सब्सिडीज देगा। ठीक है। सिमिलरली गाइस एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, सिमिलरली एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। लेट सपोज अगर इसको कोई रॉ मटेरियल अगर चाहिए, ठीक है, तो ये बाहर से जो है सामान जो है मंगाएगा, फिर बना के जो है फिर बाहर जो है उसको सामान भेजेगा। तो हर एक सेक्टर क्या है? अपने आप से क्या है? डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंप्लीट सर्कुलर फ्लो। इसी तरह से गाइस क्या होता है? हमारी पूरी मनी का जो है फ्लो होता है, पूरी मनी का फ्लो होता है। डन। एक बार हम लोग गाइस पॉइंट पे आते हैं, फिर देन हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक बार हम लोग पॉइंट पे आते हैं। नाउ कम टू दी इंटोरल सेक्टोरल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। ओके, सॉरी। ओके, नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। कौन सा? इंटरसेक्टोरल फ्लोज। गाइस जस्ट 1 मिनट। ओके, so now we will move to the intersectoral flows। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि each sector of the economy depend on the others। मैंने बताया ना वही चीज कि हर एक सेक्टर क्या है कि अपने आप से क्या है? वो डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस गाइस, वही वाला पिक्चर्स, ये वाला जो भी मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, फिर ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो हर सेक्टर क्या है? अपने आप में डिपेंडेंट है। हर सेक्टर क्या अपने आप में डिपेंडेंट है। तो वही एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। The household sector depend on the producer sector for the supply of goods and services। सेम चीज गाइस अभी मैंने जो बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर उसे कोई चीज चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कहां से लेगा? प्रोड्यूसर के पास जाएगा ना। तो प्रोड्यूसर सेक्टर उसे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। बट हाउस होल्ड उसके बदले उसको क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले वो फैक्टर पेमेंट देगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है, किस पे? हाउस होल्ड पे। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोड्यूसर को जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको कहां से मिलता है? हाउस होल्ड से मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट दोनों पे डिपेंड है, हाउस होल्ड पे भी डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी डिपेंड है, ताकि वो टैक्स और नॉन टैक्स को जो है अच्छे से कर पाए। तो एक चीज तो गाइस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हर एक सेक्टर अपने आप से डिपेंडेंट है। चाहे आप हाउस होल्ड सेक्टर की बात करो तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है डिपेंड है आपका
प्रोड्यूसर सेक्टर पे, प्रोड्यूसर सेक्टर भी डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर गाइस डिपेंड है किस पे, हाउस होल्ड पे और प्रोड्यूसर पे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, ठीक है। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर में अगर कोई गरीब है तो भाई उसे क्या चाहिए, फ्री अनाज चाहिए, तो तो वो डिपेंड होगा किस पे, गवर्नमेंट पे। तो हर कोई हर अपने आप से क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ intersectoral intersectoral dependence. Okay, so producer and household depend on the government for the various administrative services. तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, got it guys? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, इसमें कोई चीज है ही नहीं है बताने का। ओके, तो वही चीज गाइस, ये जो पूरा पिक्चर से आप इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस का आप देख सकते हो। हाउस होल्ड सेक्टर ये फैक्टर ऑनर है, ठीक है, तो ये आपका क्या दे रहा है, ये फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इससे जो है टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इससे भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, फिर उस पैसे से जो है वेलफेयर के लिए, पब्लिक सर्विस ऑर्डर के लिए, सब के लिए यूज किया जा रहा है। सिमिलरली इसको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो ये बाहर से लेके आएगा, फिर बाहर को भेजेगा। तो हर कोई क्या है कि अपने आप से क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, हर कोई क्या है अपने आप से इंटरडिपेंडेंस। तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। अब गाइस जहां पे भी अगर इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस है ना, लीड्स टू अ इंटरसेक्टोरल फ्लो। जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये फैक्टर सर्विस दे रहा है, किधर, फैक्ट्री के लिए, मतलब प्रोड्यूसर को, और उसके बदले इसे क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, फैक्टर पेमेंट, तो मैं लिख रहा हूँ एफपी। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, मतलब लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, वेज मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर सर्विस। तो जहां पे भी अगर हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब एक सेक्टर अगर दूसरे पे डिपेंड है, अगर एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड है, तो वहां पे क्या होगा, किस चीज का फ्लो होगा, इंटरसेक्टोरल फ्लो होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टोरल फ्लो। मतलब कि अगर एक सेक्टर दूसरे पे डिपेंड है, या दूसरा सेक्टर अगर तीसरे पे डिपेंड है, या फिर पहले पे डिपेंड है, तो वहां पे क्या होगा, इंटरसेक्टोरल फ्लो होगा, इंटरसेक्टोरल फ्लो होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है। अब ये जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ रियल फ्लो, मतलब गुड्स का फ्लो हो सकता है। तो याद रखना, जब भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। अब जब मनी का अगर फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं मनी फ्लो। गाइस बहुत ही सिंपल में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी सेक्टर एक दूसरे से डिपेंड है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस। और याद रखना, जहां पे भी इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस होगा वहां पे क्या क्रिएट होगा, इंटरसेक्टोरल फ्लो होगा। इंटरसेक्टोरल फ्लो किस चीज का फ्लो, चाहे मनी का फ्लो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो जब मनी का फ्लो होगा तो उसे हम कहेंगे मनी फ्लो। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो। याद रखना, जब गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। और जब मनी का फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको याद होना चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, फिर समझ के उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कर। क्योंकि गाइस जब मैं एमएससी कर रहा था, ठीक है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स में किया हूँ, तो वहाँ पे जो चीजें जो हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा था ना, काफी डेप्थ, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो काफी फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, चीजों को काफी डेप्थ तक समझाते थे और पिक्चर्स के थ्रू समझाते थे, ताकि कोई भी चीज अगर आप पिक्चर्स देखते हो ना तो आपको याद रहता है। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को पिक्चर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। ओके, तो याद रखना कि जहां पे भी इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस होगा वहां पे इंटरसेक्टोरल फ्लो होगा। फ्लो चाहे वो मनी का हो सकता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का हो सकता है। अगर मनी का फ्लो होगा तो उसे मनी फ्लो कहेंगे, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। डन। अब गाइस रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो मैंने क्या बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना। तो रियल फ्लो, जैसे ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है।
तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को इधर क्या मिल रहा है, फैक्टर सर्विस रेंडर बाय द हाउस होल्ड। हाँ, ध्यान से सुनना। तो हाउस होल्ड सेक्टर में लेट सपोज कुछ लेबर है, तो ये लेबर को इन्होंने क्या क्या सप्लाई किया कि भाई तुम जाओ और वहां पे काम करो। अगर तुम वहां पे काम करोगे तो वो सामान बन के रेडी होगा, फिर वही सामान क्या हम करेंगे, हाउस होल्ड को बेचेंगे। तो इधर ये क्या कर रहा है, ये फैक्टर सर्विस दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है। तो गुड्स बन के तैयार हो गया। अब ये गुड्स अगेन हाउस होल्ड क्या होगा, खरीदेगा। तो जहां पे भी गुड्स का और सर्विसेज का अगर फ्लो हो तो समझ जाना वो कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस among the different sector of the economy. So flow of goods and service from the producer sector to the household sector and flow of factor of the सेम चीज यहाँ पे मैंने जो चीज बताया सेम चीज यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसमें तो कुछ गाइस है ही नहीं डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी यहाँ पे लेबर वगैरह है तो इसको बोलेगा कि भाई तुम जाओ वहां पे काम करो। तो इसका मतलब है कि ये इसको क्या दे रहा है, ये इसको सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये इसको क्या दे रहा है, ये इसको सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पे गुड्स बनकर तैयार हो गया। अब ये गुड्स बेचेगा ना, तो खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड यहाँ पे इसको खरीदेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे क्या आ गया, सर्विसेज। तो याद रखना जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाए, जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाए तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। बट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का नहीं। मनी का अगर होगा तो भाई वो तो फिर हमारा हो जाएगा मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, तो वो हमारा रियल फ्लो हो जाएगा। डन गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आता मनी फ्लो। ठीक है, उसके बाद आता मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब सेम एग्जांपल, ये हाउस होल्ड सेक्टर था, ये हाउस होल्ड सेक्टर था। ठीक है, अब क्या हुआ कि रियल फ्लो में वो जाके उधर काम कर रहा था, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। उसके बदले उसको पेमेंट मिलता है। तो इसे क्या मिल गया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको क्या किया, पेमेंट किया। क्यों, क्योंकि भाई वो वहां पे जाके काम किया, तो उसके बदले उसको पेमेंट मिल गया। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बन के तैयार हो गया, ये लोग गया वहां पे जाके काम किया, तो गुड्स एंड सर्विस बन के, गुड्स यहाँ पे बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे जाएगा और वहां पे खर्च करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे जाके वहां से वो सामान लेके आएगा तो उसे खर्च करना होगा। तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और पेमेंट, ये दोनों कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। क्यों, क्योंकि गाइस ये मनी से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर क्या है भाई, मनी से है ना। तो आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप खर्च कर पाओगे, है कि नहीं। तो एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ मनी, तो दैट्स व्हाई इट इज अ मनी फ्लो। सिमिलरली पेमेंट भी क्या है, मनी है। आप जो पेमेंट करते हो तो भाई किस में करते हो, मनी में ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मनी फ्लो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ मनी फ्लो। तो एक्सपेंडिचर्स as well as payment that comes under the money flow, that comes under the money flow. Okay guys, ये आपका जो है ना पूरा एंटायर डायग्राम है, अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज कर पाओ तो। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है ये इसको क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। फिर उसके बदले जो है ये इसको क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज, मतलब हाउस होल्ड इसको क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, फिर गुड्स एंड सर्विस सोल्ड बाय दी फर्म्स, मतलब उसी चीजों को जो पूरे पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आपका टोटल रियल फ्लो है और इधर वाला आपका मनी फ्लो है। मतलब ये जो आपका मनी से रिलेटेड, जैसे पेमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेस हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है रिलेटेड है मनी से। बट गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, फैक्टर्स हो गया, ये तीनों जो है आपका कौन सा टॉपिक है, आपका रियल फ्लो है। ठीक है, तो रियल फ्लो में क्या क्या आएगा, गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा, फैक्टर्स आएगा। बट इधर पेमेंट आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा या फिर टैक्स आएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको टैक्स दिख जाए, एक्सपेंडिचर दिख जाए या फिर पेमेंट दिख जाए तो समझ जाना कि भाई वो हमारा कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो है। सिमिलरली गुड सर्विस और फैक्टर अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो हमारा कौन सा फ्लो है, रियल
फ्लो है। गॉट इट? अब हम लोग इसका देखते हैं कि भाई मीनिंग के बेसिस पे अब हम लोग इसका देखेंगे कि फर्स्ट इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो मीनिंग के बेसिस पे इसका हम लोग देखेंगे कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। नेचर, सेकंड डिफरेंस आपका नेचर के बेसिस पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल आउटपुट एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे मॉनेटरी चीजों का जो है आपका फ्लो हो रहा है, मतलब पैसे से यहाँ पे, मतलब पैसों का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, फिजिकल आउटपुट का फ्लो हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, रियल फ्लो अगर हायर है, हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो आउटपुट भी आपका क्या ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर गुड्स बनाओगे तो इसका मतलब है आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो हमारा जीडीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट मनी फ्लो क्या है, हायर लेवल ऑफ मनी फ्लो नीड नॉट नेसेसरीली लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। भाई जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है, मनी ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं नेसेसरली नहीं है कि भाई आउटपुट भी ज्यादा होगा, क्योंकि मनी अगर ज्यादा है तो भाई इन्फ्लेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आउटपुट यहाँ पे बढ़ेगा, बट यहाँ पे श्योर है, क्योंकि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होना मतलब प्रोडक्शन होना, और प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट, मतलब जीडीपी। ठीक है, तो गाइस ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आपका मीनिंग के बेसिस में हो गया कि यहाँ पे जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अमंग डिफरेंट सेक्टर में, यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है मनी का अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर में। जैसे वही वाला एग्जांपल, ये जो पिक्चर्स वाला था ना, यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ का पैसा इधर जा रहा है, उधर का पैसा इधर जा रहा है, तो ये हमारा मनी फ्लो है। बट इधर क्या गुड्स एंड सर्विसेज का है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो होगा डिफरेंट सेक्टर में तो वो हमारा क्या होगा, रियल फ्लो होगा। अगर मनी का है तो हमारा मनी फ्लो होगा। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में बस एक दिन और लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करके जो है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका जैसे एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन, तो बस और 2 लेक्चर्स लगेंगे जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर। ओके ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचाइए, हाँ जो इस चैनल में चीज़ें समझ आती है, बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।